जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। उसके बाद पार्ट 9 में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप लोग को बताए थे, कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम कोशिश करेंगे वो समस्या का समाधान कर पाए। आज इनका अगला वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो बचा हुआ पार्ट है कि अवतल दर्पण में फोकस और उत्तल दर्पण फोकस दोनों में अलग अलग फोकस का परिभाषा यहाँ पढ़ना है। फोकस को समझना है, फोकस कहते किसको है, और दोनों का फोकस अलग अलग होता है। बस फर्क एक इसमें ये होगा, एक में एकदम प्रतीत होता है और एक में वास्तव में होता है। वास्तव में बताए थे वास्तविक, और प्रतीत होता है मतलब वहाँ पर क्या होता है, काल्पनिक या आभासी इनको कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण में फोकस। फोकस होता क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मिलती है, उसे ही फोकस कहते हैं। मतलब अवतल दर्पण में फोकस में क्या होता है, इसमें वास्तव में मिलती है, इसी को कहते हैं अवतल दर्पण में फोकस। चलिए उत्तल दर्पण में फोकस देखिए क्या होता है। मुख्य अक्ष के समय परिभाषा सेम होगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसमें क्या था, मिलती है, इसमें क्या है, आती हुई प्रतीत होती है, तो इसी को कहते हैं उत्तल दर्पण में हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। बस दोनों में यही तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में मिलती है और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, तो दोनों में यही फर्क है। बाद में की परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब समझिए फोकस दूरी किसको कहते हैं, थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, इसका एक भाग पॉलिश किया हुआ रहेगा, यहां से खींचे, ये वाला भाग ये कहलाता है ध्रुव, पी कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फोकस एफ होता है, तथा इसके बाद सी वक्रता केंद्र होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो ध्रुव और फोकस के बीच में जो ये गैप बचा है, दूरी बचा है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं, फोकस तथा ध्रुव, ये जो फोकस और ये ध्रुव है, फोकस तथा ध्रुव, इनको याद रखिएगा। और ये ध्रुव को, फोकस को एफ कहते हैं, ध्रुव को पी कहते हैं, के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और इसको सूचित किया जाता है एफ से। किसे सूचित करते हैं, एफ से सूचित किया जाता है फोकस दूरी को, और फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उनको समझिए पहले। अब क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ जो होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी जो होगा वही फोकस दूरी होगा। तो फोकस दूरी को हम लोग सूचित करते हैं किससे, एफ से, और वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर से। इसका मतलब एफ जो होगा ना, वो आर बट्टे क्या होगा, 2 होगा, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी। और इसी को आपको उल्टा दूसरा तरीका से क्या पूछेगा, आप इसके बट्टे में अपने मन से 1 भी दे सकते हैं, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आर को 1 से करेंगे आर होगा, 2 को एफ से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2f। इसका मतलब आर बराबर 2f। ये भी सूत्र आप याद रखिएगा, आपको दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। इसको हम बता देते हैं अब शब्द में कैसे बोलेंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, क्योंकि यहाँ 2 से गुना है फोकस दूरी। याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, एकदम नहीं। आप लिख करके भाषा बना करके भी बोल सकते हैं, कोई डाउट। चलिए अब उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एकदम इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट भी है, एकदम जरूरी चीज है ये। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कैसे ऑब्जेक्टिव फंसाएगा, हम वो आपको बताते हैं। आप पहले समझिए, वस्तु को रखेंगे पी पर। पी किसको कहते हैं हम बताए थे, बताने के लिए बताइए। पी किसको कहते हैं, पी का मतलब होता है ध्रुव। तो जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव पर, तो याद रखिएगा जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ध्रुव पर। याद रखिएगा पी पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, जहाँ वस्तु पी पर वहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर। प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और आपको पता होना चाहिए जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा, पहले ही बताए थे हम। तो आभासी होता है सीधा,
और इसमें बनेगा प्रतिबिंब बराबर। जब भी P पर रहेगा तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। चलिए अगला, जब वस्तु P और अनंत, ये इम्प्टी का चिन्ह है, अनंत के बीच होगा तो तब जाके कहाँ बनेगा। तो एक चीज आपको याद रखना होगा कि अनंत का उल्टा होता है फोकस। आप हमेशा याद रखिएगा, जब वस्तु रहेगा अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और जब प्रतिबिंब रहेगा फोकस पर तो वस्तु रहेगा फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। आप उल्टा याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको P तथा अनंत के बीच बनता है। तो हम अभी तुरंत बताए थे P चेंजिंग नहीं होता है और अनंत बदलता है किसमें, F में। तो ये बनेगा दर्पण के, यहाँ बीच लिख दिए हैं, बीच नहीं पीछे होगा, यहाँ दर्पण के पीछे बनेगा। तो P का तो P हो गया, तथा अनंत का उल्टा F होता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। और ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा तो बनेगा ही, और ये छोटा बनेगा। और याद रखिएगा, इसमें हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी देखिएगा आप बड़ा किसी भी हालत में नहीं बनता है, क्योंकि आप याद कीजिए उपयोग में हम पढ़ाएंगे आपको कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यानी कि आईना के रूप में किया जाता है, जिसमें कि पीछे आने वाली गाड़ी, कोई भी बहुत बड़ी गाड़ी हो, उसका प्रतिबिंब छोटा बने, इसलिए प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। इसीलिए उत्तल दर्पण में एक बात आप कंफर्म हो जाइए, किसी भी हालत में इसका आकार वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो ये तो एक लाइन आपको याद ही हो गया। आभासी तो बनेगा ही, क्योंकि आप कभी भी ये देखे हैं कि गाड़ी पीछे से आ रही है, उसका पहिया ऊपर हो और ऊपर वाला भाग नीचे हो, ऐसा आप कभी नहीं देखे होंगे। तो प्रतिबिंब, आभासी, सीधा, बराबर, ये तीनों तो याद हो ही गया होगा आपको। और इधर वाला समझा देते हैं, जब P पर रहेगा तो P पर बनेगा, P तथा अनंत के बीच रहेगा तो P चेंजिंग नहीं होता है, और अनंत का उल्टा होता है F, F के बीच बनेगा। और जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका उल्टा है, अनंत का उल्टा क्या होता है, F, प्रतिबिंब F पर बनेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो अब हम लोग उत्तल दर्पण का वो देख लिए थे। अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, मोटर गाड़ी के साइड मिरर। साइड मिरर कहते हैं बगल में जो आईना देखे होंगे आप लोग लगे होते हैं। कभी कभी हम लोग अपना मुंह भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जाते वक्त आप अपना पूरा एकदम पुट्टी उट्टी मार के आए और देख लिए उसमें मुंह कैसा मुंह है। वो मुंह देखने के लिए आईना नहीं बना है, वो इसलिए बना है ताकि आप जब रोड पर जाते हैं, ताकि आप जब रोड पे जाते हैं तो पीछे जो वाहन आ रहा है, आप दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप आप किसी और दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप उस साइड दाहिना साइड गए और पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है, आप उसको नहीं देख पाए तो आप उसको ठोकर मार दीजिएगा। इसी कारण से उस साइड मिरर में लगा रहता है ताकि आप पीछे देख पाए पीछे कोई गाड़ी है, अन्यथा रोड खाली है, तब आप जाके जो है उसको ओवरटेक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप इतना गाड़ी चले ताकि आप भी सुरक्षित रहे और आपका गाड़ी भी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है आपका जीवन। कल के ही घटना है यहाँ पर आर पुष्पार में, एक 4 युवक पूरे नशे की हालत में 140 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और चलाते वक्त बहुत जोरदार एक खंभे से टक्कर हुई, और होने के बाद वो पुल से लगभग 20-25 फीट नीचे एक नदी में जाके गिरता है, और वहाँ पे 4 व्यक्ति की मौत हो जाती है। और चारों लड़के वो नवयुवक थे। अब बताइए उसका जीवन अभी कितना ज़्यादा लंबा होगा, कितना जीता, कितना काम करता, लेकिन वो चारों अपने जीवन खत्म कर लिए। किसके चक्कर में, वही तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के चक्कर में। और उसमें से हमको तो बहुत ज़्यादा दुख तब हुआ जब देखे एक लड़का, बहुत ही स्थिति उनका दयनीय, हम उनका थोड़ा बता देते आपको। वो लड़का अपने पूरे परिवार में 3 भाई बहन है, मतलब 2 बहन 1 भाई, दोनों बहन का शादी हो चुका है, वो अपने मायके जा चुकी, ससुराल जा चुकी है। उनके पिताजी का आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है, और घर में वो लड़का कुंवारा है, और वो घर में मात्र उसकी माँ और उनका वो बेटा, 2 ही व्यक्ति रहते थे घर में। अब वो लड़का का भी कल मृत्यु हो चुका है। बताइए उनकी माँ का क्या हालत होता होगा, वो माँ कैसे जिएगी, उनको उनका सहारा कौन बनेगा। इसलिए आप जब भी आप लोग गाड़ी पे बैठते हैं, चलाइए, अच्छी बात है, कहीं जाना है वो हम लोग का साधन है परिवहन का, लेकिन ऐसा मत चलाइए कि आप दुनिया से चल जाए यहाँ से। इसलिए थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं उपयोग कौन दर्पण का, उत्तल दर्पण का, ताकि पीछे आने वाले वाहन को या कोई व्यक्ति को या कुछ भी हो तो उनको देखा जा सकता है।
दूसरा सड़क या गली, आप सड़क या गली में देखे होंगे बड़ा बड़ा लाइट जो लगा रहता है, वो उससे अंदर में बल्ब रहता है छोटा से, लेकिन वो दिखता है उधर से रोशनी ज़्यादा देता है, तो वो सड़क या गली में जो स्ट्रीट लाइट रहता है वहाँ पर उपयोग किया जाता है कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। दूसरा धूप के चश्मे में, धूप के चश्मे में भी प्रयोग किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का। एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में जो प्रयोग होता है वो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। और तीसरा है धूप के चश्मे में, जिसमें धूप का चश्मा लिया जाता है, जिसमें न तो मतलब कोई पावर उबर रहता है, इसीलिए वहां पर प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। ये तीन उपयोग आप लोग इनका याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। हम अभी जब ये चार्ट पढ़ा रहे थे आपको, ये तो अवतल का है, उत्तल का जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे प्रतिबिंब हमेशा किसी भी कंडीशन में रहेगा, चाहे वो एफ पर हो, पी पर हो, कहीं भी रहेगा। तो याद रखिएगा आप, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी। और जब आभासी बन गया तो आप याद रखिएगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनता है प्रतिबिंब। इसलिए यहाँ पॉइंट में लिखे इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा ही होता है। अगला, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण, यही है चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर तथा फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग अवतल दर्पण की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का परिभाषा कंप्लीट है। अब उनका जो है थोड़ा सा ये पाई चार्ट पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहली बात हम उसमें भी आपको बताए थे, याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, आप समझ के इनको पढ़िएगा थोड़ा सा। वस्तु को हम रख रहे हैं पी पर, कहाँ रख रहे हैं? पी पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा पी पर। हम बोले थे पी और सी कोई चेंजिंग नहीं होगा, और एफ बदलता है अनंत में, अनंत बदलता है एफ में। तो पी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पी पर। उसके बाद आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी के साथ साथ सीधा, और साथ में क्या बनेगा? बराबर बनेगा, इक्वल बनेगा, पी पर रहेगा तो। क्लियर है? चलिए, अब पी तथा एफ पर जब बनेगा, वस्तु कहाँ रहेगा? वस्तु रहेगा पी तथा एफ के बीच। तो हम बोले थे पी का कोई चेंजिंग नहीं होगा दर्पण के पीछे, पी तो पी ठीक है, तथा एफ का उल्टा क्या बोले थे हम? अनंत। तो पी तथा अनंत के बीच बनेगा, और ये बनेगा आभासी, सीधा, और बड़ा यहाँ इसके ऊपर जाना थोड़ा सा, बड़ा के बाद क्या होगा? बराबर। फिर जब वस्तु को रख रहे हैं एफ पर, तो हम बताए थे एफ का उल्टा क्या होता है? बताइए आप लोग। एफ का उल्टा होता है अनंत, इम्पटी, और अनंत पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, और बड़ा के बाद होता है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर है? अब होता है एफ तथा सी के बीच, तो एफ का उल्टा क्या होता है? यहाँ पर सी तो सी हो गया, और एफ का उल्टा होता है अनंत, अनंत, ये दोनों के बीच बनेगा, सी तथा अनंत के बीच, और वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा के बाद अब यहाँ से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, तो बहुत बड़ा के बाद क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी पर है तो प्रतिबिंब, सी कोई चेंजिंग और पी कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। सी पर बनने के बाद वास्तविक, उल्टा और बड़ा बन जाएगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। सी तथा अनंत के बीच जब रहेगा तो सी कोई चेंजिंग नहीं होता है, और अनंत बदलता है एफ में, सी तथा एफ के बीच बनेगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा के बाद इससे कम घटते जाइएगा, ये छोटा हो जाएगा। अगला है अनंत पर, तो अनंत का उल्टा क्या हो जाता है? एफ। एफ पर बन गया, एफ पर बनने के बाद वास्तविक, उल्टा, और जब कोई भी चीज, वो कोई भी वस्तु अनंत पर रहेगा तो अनंत पे हमको वो चीज बहुत छोटा दिखता है, इसका मतलब बहुत छोटा दिखेगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा पाई चार्ट समझ में आ गया होगा। आप इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक जब पढ़िएगा तो ये बिल्कुल समझ में आएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, आगे समझते हैं हम लोग। चलते हैं आगे। यहाँ अब हम लोग देख रहे थे थोड़ा सा बचा हुआ, इसके बाद ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। देखिए इसमें क्या कहता है, आप दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप समझिए, 2 सूत्र पढ़ाएंगे आपको इस चैप्टर में। प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाएंगे आपको दर्पण सूत्र क्या होता है, और जब प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे आपको लेंस सूत्र क्या होता है। यहाँ फिलहाल दर्पण सूत्र हम आपको बताते हैं। देखिए आप क्रम में इन तीनों को याद रखिएगा, एफ, यू और भी। पहले एफ होता है, फिर यू होता है, और उसके बाद क्या होता है? भी। तो 1/f बराबर, दर्पण सूत्र बहुत आसान है। आप f को इक्वल टू के एक साइड और u प्लस v को कर देना, चाहे आप किसी को किधर कोई मतलब नहीं है। f एक साइड रहना चाहिए और u और v का दोनों का योगफल एक साइड रहना चाहिए। यहाँ याद रखेंगे 1/f बराबर होता है 1/u और प्लस 1/v। एकदम VVI इसमें लगा लीजिए, मोस्ट VVI, मोस्ट VVI एकदम ही जरूरी है, याद रखना इसको, ठीक। या इन्हीं को कहा जाता है, आप f को आप
मतलब राइट साइड रखिएगा तो ये एफ हो जाएगा, और ये दोनों को लेफ्ट साइड रखिए, माइनस प्लस कुछ नहीं देने की जरूरत है, जो लिखा हुआ वही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं आवर्धन किसको कहते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन। आवर्धन समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर में क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे में क्या है वस्तु की ऊंचाई, ये दोनों का जो अनुपात होता है ना, इन्हीं को कहते हैं हम लोग आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहा जाता है, और आवर्धन को सूचित किया जाता है m से, और m बराबर सूत्र होता है -v/u। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा आपको एक पीपीटी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव, जहां से कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। इसलिए जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उनको आप अच्छी तरह समझ करके पढ़ेंगे, जहां डाउट होगा आप बता सकते हैं हमको, हम कोशिश करेंगे उनको उन समस्याओं का समाधान करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।